हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेस में स्वागत है। मैं अनुपम दीक्षित फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज हैदराबाद। आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ld of your class, that is class 10. Okay, in last video I had completed up to defects of vision and what are the correction for that. मैंने क्या किया था, जो ह्यूमन आई यानी कि आपकी आंख में आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, कमियां होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं, वो सारी की सारी कमियां बताई थी कि कौन कौन सी कमियां आ सकती हैं और उन कमियों को किस तरीके से हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब मैंने रिफ्रैक्शन पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, सॉरी ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इस तरीके का कुछ फिगर मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, याद है शायद आप लोगों को? अगर याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस सर याद है। दूसरी बात ये भी कमेंट कर दें कि जो लास्ट वीडियो था उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें एक चीज निकल के आई थी कि जो हमारी जिसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, जो निकलती है। ठीक है, तो ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे थी हमारी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद दोनों क्या थी, पैरेलल थी। ये निकल के आया था ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन कराते हैं तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इमर्जेंट मतलब जो लास्ट में निकली, ठीक, वो दोनों क्या थी, आपस में पैरेलल थी। ठीक, तो इसी फिनोमिना पे बेस्ड है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टार्ट करें उससे पहले जो ये प्रिज्म है, आखिर ये कौन सी बला है भाई? ये जो प्रिज्म है ये कोई बला है, क्या है, उसके बारे में तो डिस्कस कर लेना, समझ में आई बात। लेकिन ये बला नहीं है, ये एक टाइप का ऑपरेटस है, या आप ये कह सकते हो कांच की एक वस्तु है जिसके द्वारा हम लोग फिजिक्स में कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो प्रिज्म क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम। रिफ्लेक्टिंग मीडियम ये क्या है? प्रिज्म की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है कि अ प्रिज्म इज अ reflecting medium bounded by three plane surfaces। ठीक, प्रिज्म क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जो कि 3 प्लेन सरफेसेस से बाउंड है, यानी कि 3 समतलों से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है? मान लिया 2 ये हो गए और एक मैंने इस तरीके से बना लिया, बात समझ में आया? इस तरीके से ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक, जो कि फिगर बना हुआ है। तो एक ये 1 2 और 3, दीज आर द 3 प्लेन सरफेसेस व्हिच फॉर्म अ प्रिज्म, यानी कि जिसके द्वारा प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, समझ में आई बात? अब क्या हुआ, ये जो है प्लेन सरफेसेस, इनको क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। ये क्या है? हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। ठीक, रिफ्रैक्टिंग होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम इसलिए क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है कि लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन में वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक ये मैं भूल गया था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्टिंग मीडियम। प्रिज्म क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये क्या है? ये जो हमारी सारी है तीनों की तीनों वो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। और 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जहां पे मैच होती हैं, जहां पे मिलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक, बात समझ में आ गई?
ये क्या है, दोनों ऊपर से ज्वाइन हुए हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जिस बेस पे मतलब रखा होता है, ठीक है, जिसके सहारे रखा होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो बात हो गई हमारे प्रिज्म की। अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म को क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर पे रख के उसकी जो सारी एजेस होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रायंगल शेप बना लेते हैं, इस तरीके से। बात समझ में आ गई। इस तरीके से फिगर हमारा ड्रॉ होता है। जब प्रिज्म को हम प्लेन पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, ट्रायंगल शेप दे देता, ठीक। अब उसके थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता कैसे। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। उसमें क्या होगा, मान लिया कि कोई रे इस तरीके से आई, इंसिडेंट हुई, ठीक, ये हमारा नॉर्मल है। अब क्या है, इट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एंड एंटर्स इनटू डेंसर, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या हो रही है, वो एंटर हो रही है। तो एंटर हो रही है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। झुकी ऐसे इस तरीके से भाई झुक गई, ठीक। अब क्या हुआ, अगेन ये इस तरीके से नॉर्मल है, ठीक। तो वो ऊपर नॉर्मल की तरफ ना जाके, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, डेंसर है, ये रेयर मीडियम है। तो अब क्या होगा, इसका अपोजिट, यानी कि वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। बात समझ आ गई, वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक। क्लियर हुई बात इतनी। ये मान लिया O, ये A, ये B, ये C। अब क्या है, इस लाइन को अगर हम इस तरीके से ले जाएं और इस तरीके से इस लाइन को ले जाएं, तो इनके बीच में जो डेविएशन आता है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको हम लोग डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बोलता है उसको प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग एंगल को भी हम लोग प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बार फिगर ड्रॉ कर लो, जो मैंने चीजें ड्रॉ लिखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने ये फिगर ड्रॉ कर लिया हो, तो जो चीजें मैंने राइट करी वो राइट भी कर ली। तो अब इससे हमें समझ में क्या आया कि अगर हमारा प्रिज्म ना होता, अगर हमारा प्रिज्म ना होता तो क्या होता, ये जो हमारी इमर्जेंट ट्रे थी, ठीक, मतलब इंसिडेंट रे थी, वो डेविएट ना होकर सीधी चली जाती, किस डायरेक्शन में, OAM डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम प्रिज्म बीच में ना रखते तो लाइट रे हमारी क्या होती, इस OAM डायरेक्शन, यहाँ पे M बढ़ा लीजिएगा, इस OAM डायरेक्शन में चली जाती, ठीक। अब प्रिज्म रखने से क्या हुआ कि ये जो रे थी वो हमारी OAM डायरेक्शन में ना जाके इस BC डायरेक्शन में, ये हमारी जो BC है, यानी कि ये हमारा इमर्जेंट रे हो गई, ठीक, ये BC डायरेक्शन में चली गई। तो क्या कहता है कि द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल, यानी कि प्रिज्म क्या करता है, इमर्जेंट रे को बेंड करता है, किस एंगल पे, एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डेविएशन, यानी कि इस एंगल पे वो उसको बेंड कर देता है, यानी सीधी ना जाके वो इस एंगल पे उसको बेंड कर देता है। प्रिज्म का काम क्या है कि इमर्जेंट रे को एंगल ऑफ डेविएशन के डायरेक्शन में डेविएट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेविएशन ऑफ लाइट। ओके, डेविएशन ऑफ लाइट। ओके, सो जो रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू प्रिज्म था उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, कि एक रिलेशन बताना भूल गया। मैंने डेल्टा एम को आपको लिखा था, वो था डेविएशन, ठीक है, ए था प्रिज्म एंगल,
ठीक है, एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन दोनों में क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमसे मिस हो गया था, इसलिए इसको मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हुआ क्या, आखिर ये बात आई कहां से, जो हमारे सर इसाक न्यूटन यानी कि जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या किया, लाइट के नेचर को स्टडी किया। लाइट के नेचर को स्टडी किया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो उन्होंने क्या पाया कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी उन्होंने क्या पाया कि ये एक प्रकार का मिश्रण है। होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण है, यानी कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो एक प्रॉपर वे में मिक्स है। ठीक है, प्रॉपर वे में मिक्स है। तो उसी से निकला कि हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो द फिनोमिना, डेफिनेशन क्या है, द फेनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, द फेनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग the white light into its component colors on passing through a glass prism is called dispersion of light। यानी श्वेत प्रकाश का अपने अवयव में टूटना। किसके द्वारा टूटना, कि जब हम उस श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, अपने अवयव में टूट जाता है। When we pass a light, white light from the glass prism, then it breaks or split into its components, colors. The phenomena of splitting is known as a dispersion of light। वही लिखा है, the phenomena of splitting the white light, यानी कि सफेद श्वेत प्रकाश को का अपने अवयव, कंपोनेंट मतलब अपने अवयव में टूटना। कैसे टूटेगा, जब हम उसको एक ग्लास प्रिज्म से गुजारेंगे। श्वेत प्रकाश का अपने अवयव में टूटना जब हम उसको एक ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, उस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। बात समझ में आ गई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, अब वो टूटता कैसे है, तो डेफिनेशन नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, और उसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो जो व्हाइट लाइट हमारी होती है वो क्या होती है, 7 रंगों से यानी कि 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड बाय 7 कलर्स, यानी 7 कलर से मिलकर बनी होती है। उन 7 कलरों को हम लोग जो बोलते हैं ना, विबग्योर। ठीक है, ये होते हैं 7 कलर्स हमारे। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। V for violet, I for indigo, then blue, green, yellow, orange, रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर में टूट जाता है, यानी कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से गुजारते हैं
तो वो 7 कलर अपने 7 कलरों में टूट जाता है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? क्लियर? इन 7 कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड होता है स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, अब रीजन क्या होता है कि व्हाट आर द रीजंस कि ये जो हमारी व्हाइट लाइट्स है वो 7 कलर्स में टूट जाती है। होता क्या है कि व्हाइट कलर मैंने बताया ही आपको कि वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, और जो 7 कलर्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ऑल 7 कलर्स हैव अ ओन वेवलेंथ। ठीक, तो जब वेवलेंथ होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होते हैं, एंगल ऑफ, क्योंकि उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, तो इसलिए क्या होता है कि उनका एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। इस वजह से क्या होता है, हमको ये अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं कि जब हम प्रिज्म से गुजार के किसी लाइट को व्हाइट पेपर पे देखते हैं। तो न्यूटन ने वही किया। न्यूटन ने क्या किया, एक होल, मतलब कमरा डार्क रूम लिया, डार्क रूम में क्या किया, एक होल छोड़ दिया जिससे हमारी सनलाइट आ रही थी। सामने क्या किया, एक व्हाइट पेपर लिया और उसको पेस्ट कर दिया वॉल के ऊपर, और बीच में क्या कर दिया, प्रिज्म रखा। प्रिज्म रखने से उन्हें क्या मिला कि लाइट आई, फॉल्स हुई प्रिज्म पे, और वो 7 कलर यानी कि 7 कलर में स्प्लिट हो गई। वो देख के अचंभित हो गए कि आखिर ये क्या है। तब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें फिनोमिना दिया कि व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है? ठीक, रीजन ये है क्योंकि 7 जो कलर्स हैं उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उनका एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है, तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लीस्ट होती है, और रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो जितना ही ज्यादा वेवलेंथ कम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, हायर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, और इसीलिए यहां पे होता है लेसर एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन वो ज्यादा क्यों होता है? क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एंगल ऑफ डेविएशन। जितना ही कम वेवलेंथ उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन, जितना ही ज्यादा वेवलेंथ उतना ही कम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसे अगर आप चाहो ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बता ही दिया कि दिस इट इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम, दीज आर द 7 कलर्स। ठीक है, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिर न्यूटन के दिमाग में एक चीज और आई। जब उन्होंने डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर लिया, सब कुछ समझ लिया, सारी चीजें उन्होंने दे दी, फिर दिमाग में उनकी एक चीज और, एक फितूर जैसे नहीं बैठ जाता है, तो फितूर आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रिज्म है ना उसी में 7 कलर वो अपने आप प्रोड्यूस, मतलब व्हाइट लाइट तो व्हाइट ही हो, लेकिन कहीं प्रिज्म तो अपने आप से 7 कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक प्रिज्म लिया, मतलब 2 प्रिज्म लिए, दोनों का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल्स है दोनों का सरफेसेस का वो सेम था, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम थे। तो एक को क्या किया उन्होंने, एक को जैसे रखा था पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट में वैसे ही रखा, दूसरे को क्या किया, पलट के रख दिया, पलट के रख दिया। फिर क्या किया, व्हाइट लाइट, ये हमारी व्हाइट लाइट, ठीक, व्हाइट लाइट को क्या किया, पास कराया पहले प्रिज्म से। तो पहले प्रिज्म से कराया, तो पहले प्रिज्म ने जैसा डिस्पर्जन ऑफ लाइट में मैंने बताया, तो उसने क्या किया, उस व्हाइट लाइट को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर रेड थी और लोवेस्ट पॉइंट पे यानी कि सबसे नीचे वायलेट था। अब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग जो हमारी जो कलर्स थी उनकी रेस गई और इस इन्वर्टेड P2 प्रिज्म पे पड़ी। तो अब क्या होगा, इसका उल्टा होगा कि अगर ये कहने का मतलब लीस्ट डेविएशन हुआ था तो क्या होगा,
लीस्ट डेविएशन पे इसमें जो है ये दोनों जाके रेज हमारी कंबाइन हो गई, यानी कि सारे कलर जो है वो अगेन एक पॉइंट पे क्या हो गए, कन्वर्ज हो। अभी क्या हो रहे थे, फैल रहे थे, डाइवर्स हो रहे थे, यानी कि स्प्लिट हो रहे थे। तो अब इसमें क्या हुआ, इस प्रिज्म को जब उल्टा करके इन्होंने रखा तो वो सातों के सातों कलर जो है आपस में जुड़ गए और उसके बाद हमें स्क्रीन पे उन्होंने क्या दिया, एक फिर से व्हाइट लाइट दी। इसका अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप बहुत आसानी से अपने आप भी कर सकते हो। लैब में जाना है, आपको दो प्रिज्म लेने हैं सेम रिफ्रैक्टिंग एंगल्स के, ठीक है। उनको क्या करना है, एक प्रिज्म को आपको ऐसे रखना है और दूसरे को पलट के रख देना है, ठीक है। और सामने एक स्क्रीन ले लेनी है, सामने स्क्रीन जब ले होगे, ठीक है, व्हाइट लाइट आपको पास करनी, पास करने के बाद देखोगे यहाँ पे अगर एक पेपर लगाओगे तो आपको 7 कलर मिलेंगे, फिर से यहाँ पे जब देखोगे तो आपको व्हाइट लाइट मिलती है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये 100% प्रूफ हो गया कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर व्हिच इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम, दैट इज फिक्यो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फिनोमिना हो गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स का, कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट से, कि कैसे हम पुनः यानी कि सातों कलर्स को एक बार फिर से जोड़ के व्हाइट लाइट कैसे बनाएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब हम लोग छोटे थे, बारिश होती थी तो बड़े लोग हमसे कहते थे ये देखो धनुष दिखाई दे रहा है, मतलब रेनबो जिसमें 7 कलर, यानी आकाश में हमसे कहते थे वो देखो धनुष बन गया। तो आखिर है क्या, वो धनुष बनता कैसे है, तो उसका रीजन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता क्या है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद एकदम से सनलाइट निकलती है, यानी सनलाइट आती है, तो बारिश के बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की कुछ बूंदें जो रहती है ना वो मौजूद रहती है, एकदम से गायब नहीं होती। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म का वर्क करती हैं और उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब व्हाइट लाइट्स पड़ती है तो देन वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म एंड it splits the white light into 7 कलर्स। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, उस व्हाइट लाइट्स को 7 कलरों यानी कि 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं और वही 7 कलर हमें क्या दिखाई देते हैं, एक धनुष यानी कि एक स्पेक्ट्रम के रूप से दिखाई देते हैं। हमेशा क्या होता है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जिधर से लाइट आ रही है, यानी कि हमेशा जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है यानी कि इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, अपोजिट टू सनलाइट। यानी जिधर सनलाइट होती है उसके अपोजिट आपको हमेशा इंद्रधनुष मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो जिधर सूरज है उधर ही आपको मिलता हो, क्यों, वो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सामने से जब लाइट आएगी वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ेगी और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेगी, दूसरे साइड उसको 7 कलरों में यानी कि विभक्त करेगी। तो आखिर रेनबो क्या है, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, वो एक प्राकृतिक धनुष है ऑफ सनलाइट का इन द फॉर्म ऑफ बोस, यानी ठीक है, appearing in the sky when sun shines after rain shower। यानी बारिश के बाद जब सूरज की किरणें निकलती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती हैं, तो उसके थ्रू एक नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल थिंग होती है जिसको हम लोग धनुष बोलते हैं या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, वो बनता है। उसका कारण यही है कि सनलाइट आई आके इस वाटर ड्रॉपलेट्स पे गिरी जो कि बिहेव कर रही है लाइक अ प्रिज्म। इस पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद जब इनर सरफेस पे पड़ती है तो वहां होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इस फिनोमिना रेनबो के फॉर्मेशन में तीनों चीजें होती है, डिस्पर्जन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, जो कि मैंने इस फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। Q पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, R पॉइंट पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगेन इस पॉइंट S पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। और ये जो स्प्लिटिंग है ना व्हाइट 7 कलर्स में, यानी कि जो कलर्स में स्प्लिटिंग है, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा रेनबो का फॉर्मेशन, जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। प्लीज नोट द डेफिनेशन ऑफ रेनबो एंड ड्रॉ द फिगर। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ।
जो चीजें मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, व्हाट आर द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट्स का जो डिस्पर्जन होता है वो क्यों होता है, उसको पढ़िएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका मैं आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को यही बोलूंगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।